लेक्चर 45 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है पार्टनरशिप। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कोओनरशिप। पार्टनरशिप और उसके सेक्शंस हम पढ़ चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट केस स्टडीज को सामने रख के ये डिसाइड करना सीखा था कि कैसे एनालाइज करेंगे कि कुछ लोग अगर दो या से ज्यादा लोग इकट्ठे हैं तो वो पार्टनरशिप है कि नहीं। तो टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं कोओनरशिप और पार्टनरशिप में फर्क है, और फिर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ पार्टनर। ये दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव में फर्क ध्यान में रखिएगा। एक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप यानी वो बिजनेस, वो कितने टाइप्स का हो सकता है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। और फिर दूसरा टाइप्स ऑफ पार्टनर कि जो इंडिविजुअल पार्टनर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। रेफरेंसेस आपके सामने मौजूद हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। खासतौर पे होम असाइनमेंट को नोट कर लीजिए ताकि जब आप कल क्लास में आए तो होम असाइनमेंट आपने रिटन फॉर्म में की हो, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सके। क्वेश्चंस आपने ये लाजमी अटेम्प्ट करना है। तो चलते हैं अपने पहले कंसेप्ट की तरफ, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को-ओनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप यानी जब लोग आपस में एग्री होकर कोई बिजनेस करते हैं, प्रॉफिटेबल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, वो है पार्टनरशिप। को-ओनरशिप का मतलब क्या है? को-ओनरशिप का मतलब यह है, या जिसे जॉइंट ओनरशिप भी कह सकते हैं। जॉइंट ओनरशिप या को-ओनरशिप का मतलब यह है कि कोई भी एक एसेट, कोई भी एक प्रॉपर्टी है, उसके एक से ज्यादा ओनर्स हैं। जैसे आपने समटाइम अपनी कॉमन लाइफ में देखा होगा कि समटाइम ऐसा होता है कि फादर ने अपनी कोई प्रॉपर्टी है अपने बच्चों के नाम करते हैं, तो वो बजाय ये कि एक बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी करें, अगर दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाती है। इसे कहते हैं को-ओनरशिप। इसको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ मैं आपके साथ क्लियर करता हूं। फर्ज कीजिए ये है एक प्लॉट और इसका एरिया कितना है, 2 कनाल। अब ये जिस बंदे का प्लॉट है उसके 2 बेटे हैं। अब एक उसने डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं, उसके ज़हन में आया मरने से पहले खुद अपने हाथ से ट्रांसफर कर दूं, कहीं बाद में बच्चे लड़ते ना रहे। अब उसके बाद 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये प्रॉपर्टी 2 बच्चों के नाम पे ट्रांसफर करें। पहली ऑप्शन क्या है कि इस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से किए जाए, एक कनाल ए के नाम पे, मिस्टर ए के नाम पे, और दूसरा कनाल मिस्टर बी के नाम पे। अब इसमें ध्यान में रखिएगा ये को-ओनरशिप का केस नहीं है। इसमें मिस्टर ए इस आधे हिस्से का पूरा मालिक है और इस वाले हिस्से में मिस्टर ए का कोई राइट नहीं है, और मिस्टर बी इस वाले हिस्से का मालिक है, इस वाले हिस्से में मिस्टर बी का कोई राइट नहीं है। यानी दोनों बेटों को एक एक नाल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अब उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी। ये को-ओनरशिप का केस। को-ओनरशिप का केस क्या है कि बाप अपने दोनों प्रॉपर्टी 2 कनाल पूरी प्रॉपर्टी रहने दी जाए। बाप अपने दोनों बेटों के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी कर दे। ये है को-ओनर। यानी अब इस प्रॉपर्टी के एक नहीं बल्कि 2 मालिक हैं, ए और बी भी। और ए भी इस प्रॉपर्टी के 1-1 इंच का ओनर है और बी भी इस प्रॉपर्टी के 1-1 इंच का ओनर है। यानी दोनों ओनर है इस पूरी प्रॉपर्टी में। यह है को-ओनरशिप का केस। अब अगर इस प्रॉपर्टी को ए और बी ने आगे बेचना है तो जब तक ए और बी दोनों आपस में मिलकर साइन नहीं करेंगे ये प्रॉपर्टी आगे सेल नहीं हो सकती। ये को-ओनरशिप का केस है। अब इसको पार्टनरशिप के साथ डिफरेंशिएट किया जाता है क्योंकि इसमें भी 2 लोग हैं ना इन्वॉल्व, 2 ओनर है। पार्टनरशिप में भी 2 या उससे ज्यादा लोग होते हैं, तो सम टाइम कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि आप को-ओनरशिप को पार्टनरशिप समझ लें। इसलिए लॉ ने यहां पे हमें कंसेप्ट बताया, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को-ओनरशिप। कंसेप्ट सिंपल है। अगर आपको बेसिक एग्जांपल पता चल गई, पार्टनरशिप तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, को-ओनरशिप की एग्जांपल पता चल गई, कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल। पढ़ने क्या जा रहे हैं हम? डिफरेंस। किन 2 चीजों में डिफरेंस? पार्टनरशिप में और को-ओनरशिप में। पहला डिफरेंस फॉर्मेशन। पार्टनरशिप आपको पता है हमेशा किसी ना किसी एग्रीमेंट की बेस पे बनती है, जबकि को-ओनरशिप में ए और बी का आपस में एग्रीमेंट होना लाजमी नहीं है। लाजमी नहीं है, ठीक है। समटाइम जो है वो एग्रीमेंट के बगैर, जैसे इस सिचुएशन में ए और बी ने आपस में एग्री करके तो ये प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं की, बल्कि इनके फादर ने इनके नाम पे ट्रांसफर किया, तो को-ओनर है लेकिन शायद इनके आपस में एग्रीमेंट कोई नहीं होगा। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना जरूरी है। आपको याद है क्या ये एग्रीमेंट रिटन होना जरूरी है? नहीं, ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, और इवन ये एग्रीमेंट इंप्लाइड भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, को-ओनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, बिजनेस। पार्टनरशिप का पर्पस होता है बिजनेस चलाना। बिजनेस चलाना ये एसेंशियल है। को-ओनरशिप में बिजनेस रन नहीं किया जाता। और बिजनेस में आपको 2 चीजें बता दूं। बिजनेस रन करने से मुराद क्या? एक तो ये कि चैरिटेबल वर्क नहीं होगा कोई। ऐसा नहीं है कि हम 2 लोग 3 लोग आपस में मिलकर सोसाइटी की वेलफेयर के लिए कोई काम कर रहे हो। वो हालांकि 2-3 लोग आपस में मिले लेकिन उसे पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, क्योंकि चैरिटेबल वर्क बिजनेस नहीं होता। बिजनेस क्यों नहीं होता? इसमें ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता। जबकि पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि जो लोग एग्री हुए हैं वो प्रॉफिट पर्पस के लिए एग्री हुए हो, प्रॉफिट पर्पस के लिए इकट्ठे हुए हो, और आपस में उन्होंने प्रॉफिट एग्री भी किया। आपको याद होगा पार्टनरशिप की डेफिनेशन में वर्ड प्रॉफिट आता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। तो पार्टनरशिप में बिजनेस होना लाजमी है। यानी एक तो इसमें प्रॉफिट शेयर हो रहा होगा और दूसरा ये चैरिटी वर्क नहीं होगा।
सबके को ओनरशिप में बिजनेस नहीं है। क्यों? आपको याद होगा उन्होंने कुछ केस स्टडीज भी 2-3 ऐसी की हैं जिसमें लोग आपस में मिलके प्रॉपर्टी खरीदते हैं और फिर उसका रेवेन्यू एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता। अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा कि प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट है कॉस्ट रेवेन्यू, इन दोनों का फर्क, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये होता है प्रॉफिट। अगर आप सिर्फ कॉस्ट शेयर कर रहे हैं तो ये प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं है तो फिर इसका मतलब है बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं तो पार्टनरशिप नहीं। तो इसीलिए पार्टनरशिप के केस में बिजनेस होना एसेंशियल है, लाजमी है। को ओनरशिप के लिए बिजनेस लाना लाजमी नहीं। अगर दो लोग एक प्रॉपर्टी को जॉइंटली ओन करते हैं और वो उसका रेवेन्यू शेयर करते हैं, वो पार्टनर नहीं है, को ओनर तो है, पार्टनर नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप के केस में हमने पढ़ा जनरल रूल क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 2 पार्टनरशिप के लिए, और मैक्सिमम कितने होते हैं? 20। और इसमें हमने स्टडी किया इसकी एक्सेप्शन। बैंकिंग बिजनेस हो तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होते हैं? पार्टनर्स 20। और अगर प्रोफेशनल फर्म हो तो उसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स 20 से एक्सीड भी कर सकते हैं। बैंकिंग बिजनेस के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 10, बैंकिंग के लिए कितने? 10। और प्रोफेशनल फर्म्स, सीए फर्म्स वगैरह जो होती हैं, इनके 20 से भी ज्यादा हो सकते हैं। जबकि को ओनरशिप में लाने कोई लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं की। पार्टनरशिप के केस में लिमिट प्रेस्क्राइब है और मैंने आपके साथ शेयर कर दी। को ओनरशिप के केस में कोई लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप में एसेंशियल एलिमेंट। और ये आपको याद होगा, इस एलिमेंट को पकड़ के हमने बहुत सी केस स्टडी सॉल्व की थी प्रीवियस लेक्चर में कि ये देखना है प्रॉफिट शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर प्रॉफिट शेयर हो रहा है तो इसका मतलब है मोस्ट प्रोबेबली ये पार्टनरशिप है। हालांकि उसकी भी वो 6 एक्सेप्शंस हमने पढ़ी थी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पार्टनरशिप के लिए प्रॉफिट शेयरिंग लाजमी है। को ओनरशिप के केस में प्रॉफिट शेयर नहीं होता। प्रॉफिट शेयर तो फिर क्या शेयर होता है? भला प्रॉफिट शेयर नहीं होता तो को ओनरशिप में क्या शेयर होता है? रेवेन्यू शेयर होता है। रेवेन्यू शेयरिंग होती है को ओनरशिप में, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती। पार्टनरशिप में हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है, हर पार्टनर दूसरे का एजेंट है, यानी वो अपने एक्ट से दूसरे को बाइंड कर सकता है। को ओनरशिप में जो को ओनर्स होते हैं वो एक दूसरे का एजेंट नहीं होते, वो अपने एक्ट से किसी दूसरे को बाइंड नहीं कर सकते, को ओनर्स अलग है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या पार्टनरशिप में कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट से क्या मुराद है? इंटरेस्ट से मुराद वो लोन पे इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट से मुराद है अपना हिस्सा। पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर अपना हिस्सा अगर ट्रांसफर करना चाहे तो बाकी के पार्टनर्स की कंसेंट के बगैर नहीं कर सकता, बाकी के पार्टनर्स की कंसेंट के बगैर नहीं कर सकता। लेकिन को ओनरशिप में अगर कोई को ओनर अपना हिस्सा ट्रांसफर करना चाहे तो वो दूसरे की कंसेंट के बगैर कर सकता है, याद रखिए। अच्छा, इसमें भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जॉइंट ओनर्स हैं, जब तक दोनों साइन नहीं करेंगे, जब तक दोनों साइन नहीं करेंगे प्रॉपर्टी सेल नहीं हो सकती। तो अगर मिस्टर ए चाह रहा है, इस एग्जांपल में मिस्टर ए चाह रहा है मैं अपना हिस्सा बेच दूं, मिस्टर बी कह रहा है मैंने नहीं बेचना, तो याद रखें मिस्टर ए अभी भी अपना हिस्सा बेच सकते हैं, लेकिन कैसे? अदालत से रुजू करना पड़ेगा। अदालत फिर इस प्रॉपर्टी की डिवीजन करती है। आपने अक्सर देखा होगा फैमिलीज वगैरह में इस तरह के डिस्प्यूट राइज होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो फिर कोर्ट फैसला करती है कि किस पर्सन को कितना शेयर मिलेगा। तो को ओनरशिप में जो को ओनर है वो अगर अपना हिस्सा बेचना चाहे अदालत के थ्रू बेच सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर जब तक दूसरे पार्टनर की कंसर्न ना हो अपना हिस्सा नहीं बेच सकता। यह है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। सिंपल डिफरेंस था, इसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीज नहीं थी। आपने सिर्फ इन पॉइंट्स को याद कर लें, ये आपको 5 मिनट में तैयार हो जाएगा कंसेप्ट। और इसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे एग्रीमेंट। पार्टनरशिप की तो जितनी भी बातें हैं वो हम सारी की सारी पढ़ चुके हैं। को ओनरशिप में कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं और कुछ नहीं पढ़े। केस स्टडी में वो नॉर्मली हमसे पूछा करता था कि रेंट शेयर हो रहा है, बताओ ये पार्टनरशिप है कि नहीं? कहते थे पार्टनरशिप नहीं है, को ओनरशिप है। चलिए, ये पहला तो हमारा कंसेप्ट हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ। और दूसरा कंसेप्ट क्या है? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की टाइप्स कितनी है? याद रखिए, ये पार्टनरशिप की टाइप्स है, पार्टनर की टाइप्स नहीं है। कहते हैं पार्टनरशिप की 2 टाइप्स हैं। देखिए, इसको हमने 2 हिस्सों में क्लासीफाई किया। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ये अलग चीज है और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स ये अलग है। पार्टनरशिप की 2 टाइप कौन सी? पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कौन सी होती है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप है जो कि पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाई जाए। स्पेसिफिक पर्पस क्या हो सकता है? पीरियड तो आपको समझ आ गया होगा। जैसे कुछ लोग आपस में मिले और ये एग्री करें कि हम 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक मिलकर बिजनेस करेंगे, तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो गई पीरियड के साथ। पर्टिकुलर पार्टनरशिप स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी की जा सकती है। जैसे 3-4 इंजीनियर आपस में मिले और कहें जी हम डैम बनाते हैं और फिर उसका गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करेंगे, डैम रेवेन्यू कितना होगा उसके एक्सपेंसेस इनकर करके डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसे डैम कंप्लीट होगा हमारी पार्टनरशिप खत्म। या गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया कुछ पार्टनर्स ने मिलकर, कुछ लोगों ने मिलकर कि हम आपके लिए एक रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, अब जैसे ही वो रोड कंस्ट्रक्ट होगी पार्टनरशिप खत्म। ये है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। यहाँ कुछ लोग मिलकर आपस में डिसाइड करते हैं हमने मूवी बनाएंगे कोई, जैसे ही मूवी कंप्लीट हुई पार्टनरशिप खत्म। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप ऐसी है जो स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाई जाती है। जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट हुआ
जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट हुआ या वो पीरियड कंप्लीट हुआ जिसके लिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्रिएट की गई थी, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। इसको डिसॉल्व करने के लिए किसी पार्टनर को नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर पीरियड के लिए थी या पर्पस के लिए थी। जैसे ही वो पर्पस या पीरियड कंप्लीट हुआ, पार्टनरशिप खत्म। हाँ, अगर अच्छा ये है पॉइंट, अगर पार्टनरशिप को डिसॉल्व ना किया जाए, यानी फर्ज कीजिए पार्टनर ने कहा जी 3 साल तक हम पार्टनरशिप चलाएंगे, 3 साल हो गए, इसके बाद 4th ईयर में भी वो पार्टनरशिप चलाते रहे। असूल के मुताबिक तो इस पार्टनरशिप को 3 साल के बाद खत्म हो जाना चाहिए था। लॉ कहता है बिल्कुल पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो भी गई 3 साल के बाद, लेकिन अब जो आगे पार्टनर मजीद बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, इसका क्या स्टेटस है? लॉ कहता है अगर वो स्टिल बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं तो हम इसको इंप्लॉयड पार्टनरशिप समझेंगे कि ये भी पार्टनरशिप है, लेकिन अब ये पार्टनरशिप पर्टिकुलर नहीं रही, अब ये पार्टनरशिप एट विल बन गई, ये दूसरी वाली टाइप बन गई। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर पार्टनरशिप सिर्फ उस स्पेसिफिक पीरियड और पर्पस के लिए थी जो पूरा हो चुका है। उसके बाद भी अगर आप पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते हैं तो पार्टनरशिप है, वैलिड है। ये नहीं है कि पार्टनरशिप वैलिड है, लेकिन अब वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप नहीं रही, क्योंकि वो तो खत्म होगी पीरियड के साथ। अब कौन सी पार्टनरशिप बन गई? वो पार्टनरशिप एट विल। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर कंटिन्यू कर दी जाए स्टिल स्पेसिफिक पीरियड या पर्पस कंप्लीट होने के बावजूद भी, तो उस पार्टनरशिप को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप एट विल। अच्छा, पार्टनरशिप एट विल की डिस्कशन कर लेते हैं। ये कौन सी टाइप ऑफ पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप एट विल ऐसी टाइप ऑफ पार्टनरशिप है जिसमें कोई ड्यूरेशन या पर्पस फिक्स नहीं किया जाता, नो ड्यूरेशन स्पेसिफाइड। यानी पर्टिकुलर में तो पर्पस या पीरियड स्पेसिफाई किया जाता है, जिस पार्टनरशिप में पर्पस या पीरियड स्पेसिफाई ना हो उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप एट विल। अच्छा, नाम से जाहिर अगर आप नाम को समझ लेंगे ना तो आपको इसका कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा। विल का मतलब क्या है? रजामंदी, मेरी विल, मेरी मर्जी। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है? वो पार्टनरशिप जो किसी एक पार्टनर की मर्जी पे डिपेंड करती है। यानी मर्जी क्या? कि अगर कोई पार्टनर उसको छोड़ के जाना चाहे तो जा सकता है, इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। इसमें हर पार्टनर की अपनी मर्जी होगी कि अगर वो पार्टनरशिप को क्विट करना चाहे कर सकता है। इसमें कोई ड्यूरेशन स्पेसिफाइड नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर ड्यूरेशन या पर्पस या पीरियड स्पेसिफाई कर दिया जाए वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप बन जाएगी, जबकि पार्टनरशिप एट विल वो होगी जिसमें कोई पर्पस या पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया। अच्छा, अब देखिए, अगर कोई पीरियड या पर्पस स्पेसिफाई नहीं किया गया तो क्या इसका मतलब ये क्या तक चलेगी पार्टनरशिप? अगर इसमें से कोई पार्टनर क्विट करना चाहे कर सकता है? यस, कर सकता है। कोई भी पार्टनर कभी भी अगर क्विट करना चाहे कर सकता है, लेकिन कैसे करेगा? नोटिस इश्यू करके कि भाईजान हमारी पार्टनरशिप चली थी 2 साल पहले, अब 25 अप्रैल से मैं इस फर्म का, इस पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं हूं। तो जो नोटिस दिया जाएगा तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। यानी पर्टिकुलर पार्टनरशिप एट विल, नोटिस अगर इसको डिसॉल्व करना है, नोटिस इश्यू करके डिसॉल्व किया जा सकता है। पॉज कीजिएगा जी। तो पार्टनरशिप एट विल में इसको डिसॉल्व करने के लिए नोटिस देना जरूरी है। नोटिस दिया जाता है और नोटिस में जो डेट लिखी होगी, यानी जिस दिन नोटिस दिया गया उस दिन पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी, बल्कि नोटिस में जो डेट लिखी गई है उस दिन पार्टनरशिप डिसॉल्व समझी जाएगी। यानी अगर फर्ज कीजिए 10 तारीख को नोटिस दिया जाता है, पार्टनर कहता है कि जी 20 तारीख से मैं पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं, तो पार्टनरशिप 10 तारीख को डिसॉल्व नहीं हुई जिस दिन नोटिस दिया गया, बल्कि नोटिस में जो 20 तारीख लिखी गई है तो 20 तारीख से पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। और अगर एक और कंसेप्ट, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व ओनली बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी पार्टनरशिप एट विल का कंसेप्ट यह है कि कोई एक पार्टनर भी अगर उसे लदा होना चाहे तो नोटिस देके लदा हो सके, फिर वो पार्टनरशिप एट विल होगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप में यह लिखा गया है कि सारे के सारे पार्टनर जब तक एग्री ना करेंगे पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी, तो फिर पार्टनरशिप एट विल नहीं है। पार्टनरशिप एट विल क्यों नहीं? क्योंकि अब इंडिविजुअल पार्टनर की विल पे नहीं है वो डिपेंडेंट। अब इंडिविजुअल पार्टनर अगर चाहे भी तो पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि ऑल पार्टनर की कंसेंट होगी, फिर ही पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। तो ये हमारी 2 टाइप्स हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल। 2 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में हमने क्या सीखा कि ऐसी पार्टनरशिप है जो स्पेसिफिक पर्पस या पीरियड के लिए होती है, जैसे ही वो पर्पस या पीरियड कंप्लीट होता है पार्टनरशिप खत्म। हाँ, अगर उसके बाद भी पार्टनरशिप चलती रहे पर्टिकुलर पार्टनरशिप, तो वो फिर पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। और पार्टनरशिप एट विल क्या है? जो कि स्पेसिफिक पर्पस या टाइम पीरियड के लिए ना बनाई जाए, ठीक है, उसमें कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया जाता। इसको डिसॉल्व करना पार्टनरशिप एट विल को, तो कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है? ये फिर खत्म कैसे होगी अगर पीरियड या पर्पस नहीं लिखा हुआ? ये कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर अगर नोटिस दे दे तो उसके नोटिस देने से, जो नोटिस में डेट लिखे गए उस दिन से पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। और अगर पार्टनरशिप में लिखा है कि इंडिविजुअल पार्टनर के नोटिस से डिसॉल्व नहीं होगी, बल्कि जब तक सारे पार्टनर्स एग्री ना करें ये डिसॉल्व नहीं होगी, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर जरूरी हो, तो फिर वो पार्टनरशिप एट विल नहीं रहती। अच्छा, फिर क्या बन जाती है? इसके बारे में लॉ साइलेंट है, इसलिए हमने भी इसके बारे में नहीं सोचना, सिर्फ इतना में रखना है कि पार्टनरशिप एट विल नहीं रहेगी। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की कितनी टाइप्स है? अच्छा, ये केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए समझना जरूरी है। खास तौर पे ये कुछ टाइप्स मैं मेंशन कर रहा हूं, 1 और ये 2, ये 3। ये पार्टनरशिप, तीनों पार्टनरशिप जो है ना, ये केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। और आगे चल के हम एक और कंसेप्ट स्टडी करेंगे डिटेल में, 7 वाला।
तो ये वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्टनर की टाइप। अब ये पार्टनर की टाइप है, पार्टनरशिप नहीं। एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। एक्चुअल ये कैसा पार्टनर होता है? एक्चुअल पार्टनर। एक्चुअल पार्टनर भी कहते हैं इसको सम टाइम एक्टिव पार्टनर भी कहते हैं। एक्चुअली एक्टिव पार्टनर ऐसे पार्टनर को कहते हैं जो मैनेजमेंट में भी है, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, और दूसरे लोगों को इसका पता भी है कि ये बंदा पार्टनर है। पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट। अगर एक्टिव, अच्छा ये रूल गौर से सुनिए, अगर एक्टिव पार्टनर रिटायर होगा, अगर एक्टिव पार्टनर रिटायर होगा तो उसका नोटिस देना जरूरी है। ठीक है, अगर एक्टिव पार्टनर रिटायर होता है और नोटिस नहीं दिया जाता तो याद रखें एक्सटर्नल वर्ल्ड यही समझ रही होगी कि ये बंदा अभी भी पार्टनर है। और लॉ ये कहता है अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड ये समझ के कि ये बंदा अभी भी पार्टनर है, उस पार्टनरशिप के साथ एग्रीमेंट कर ले, तो वो पार्टनर जो रिटायर, एक्टिव पार्टनर रिटायर हो गया, वो भी लायबल होगा। हालांकि वो रिटायर हो चुका है, लेकिन लायबल क्यों होगा? क्योंकि इसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। फिर से सुन लीजिए, एक्टिव पार्टनर कौन सा पार्टनर है? ये एक्चुअल पार्टनर, जो कि एक्टिव पार्टनर ऐसा पार्टनर जो मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व है और लोगों को पता भी है कि ये बंदा पार्टनर है, लोगों को नजर आता है ये बंदा काम करता, फेमस है। अगर एक्टिव पार्टनर रिटायर हो, रूल क्या है? उसने पब्लिक नोटिस देना है। एक्टिव पार्टनर रिटायर हो, रूल क्या है? पब्लिक नोटिस देना। अगर एक्टिव पार्टनर रिटायर होता है, पब्लिक नोटिस नहीं देता और जनरल पब्लिक उसे पार्टनर समझते हुए कोई फर्म के साथ लेन देन करे, एक्टिव पार्टनर भी लायबल होगा। ये कंसेप्ट समझ आ गया? ये केस स्टडी में टेस्ट करेगा ये पब्लिक नोटिस वाली बात। आगे चलते हैं, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। ये कैसा बनता है? ये एक्टिव पार्टनर का अपोजिट है। एक्टिव पार्टनर कौन सा? जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व था। स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर कौन सा है? जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है। एक्टिव पार्टनर कौन सा? जो दूसरे लोग जानते थे, नोन टू अदर्स। और ये कौन सा है? जो दूसरे लोगों को पता नहीं है, नॉट नोन टू अदर्स। यानी ये वो पार्टनर है जो घर में बैठा हुआ है, सो रहा है, स्लीपिंग, सो रहा है, डोरमेंट, सोया हुआ है, ना वो मैनेजमेंट में हिस्सा ले रहा है और ना ही लोगों को पता है कि ये भी पार्टनर है। फर्क क्या हुआ दोनों में लीगली? एक्टिव पार्टनर अगर रिटायर होगा नोटिस देगा, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर रिटायर होगा नोटिस नहीं दे। क्यों नहीं देगा? पब्लिक को पता ही नहीं है पार्टनर है, तो बताने की क्या जरूरत है मैं पार्टनर नहीं रहा। ये तो पब्लिक को पता था ना मैं पार्टनर हूं, बताना जरूरी था, अब नहीं रहा। ये पब्लिक को पता ही नहीं कि ये पार्टनर है, तो बताने की भी जरूरत। ये रखिएगा केस स्टडी में काम आएगी बात। क्या भला? एक्टिव पार्टनर रिटायर हो नोटिस जरूरी है, स्लीपिंग डोरमेंट पार्टनर रिटायर हो जरूरी नहीं है नोटिस। और फिर तीसरी, अच्छा स्लीपिंग पार्टनर से मिलता जुलता एक कंसेप्ट है साइलेंट पार्टनर। ये ऐसा पार्टनर होता है जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन लोगों को हो सकता है पता हो, इसका लोगों को पता हो। इसमें फर्क क्या भला स्लीपिंग में और साइलेंट में? ये स्लीपिंग वाला लोगों को पता भी नहीं है और ये मैनेजमेंट में हिस्सा भी नहीं ले रहा, लोगों को पता भी नहीं है। साइलेंट वाला मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन नॉर्मली लोगों को पता होता है कि ये पार्टनर है। नेक्स्ट टाइप है पार्टनर बाय एस्ट्रोपल आर होल्डिंग आउट पार्टनर। ये शायद इससे पहले भी हम टर्म कहीं पढ़ चुके हैं। ये शायद एजेंसी वाले में हमने पढ़ा था, टॉपिक एजेंसी वाले टॉपिक में, और माइनर वाले टॉपिक में भी पढ़ा था। रूल ऑफ एस्ट्रोपल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर, और एजेंसी में पढ़ा था। एजेंट बाय एस्ट्रोपल। एस्ट्रोपल का मतलब क्या है कि अगर कोई एक पर्सन स्टेटमेंट दे दे और उस स्टेटमेंट पे, उस रिप्रेजेंटेशन पे रिलाई करते हुए एक्सटर्नल वर्ल्ड कोई एक्शन ले ले, तो वो बंदा अब अपनी स्टेटमेंट से बैकआउट नहीं कर सकता। इसको एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज कीजिए 4 पार्टनर्स हैं, वो बैंक के पास गए लोन लेने के लिए। रास्ते में उन्हें अपना एक दोस्त मिला, रास्ते में उन्हें अपना दोस्त ने कहा यार अच्छा घूमने फिरने मुझे भी साथ ले जाओ। कहा घूमने फिरने तो नहीं, बैंक से लोन लेने के लिए जा, चलो मैं भी चलता हूं। पहुंच गए 5, 4 पार्टनर हैं ABCD। मिस्टर E पार्टनर नहीं है, ठीक है। ब्रांच मैनेजर के पास पहुंच गए, ब्रांच मैनेजर से इंट्रोडक्शन हुआ। ब्रांच मैनेजर कहा जी सर ये मिस्टर E कौन है? ए ने कहा ये भी हमारा भैया पार्टनर ही है, ये भी हमारा एक्चुअली पार्टनर नहीं है, मिस्टर E एक्चुअली पार्टनर नहीं है। AB ने रिप्रेजेंटेशन क्या दी उसके ऑनर में, क्या रिप्रेजेंटेशन? ये भी हमारा पार्टनर। और मिस्टर E चुप करके स्माइल लेता रहता है। लॉ ये कहता है इसका मतलब है मिस्टर E को पार्टनर के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया और मिस्टर E के सामने, और उसने इसको निगेट नहीं किया, ना नहीं की। इसका मतलब इसकी तरफ से इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। वो अगर पहले पार्टनर नहीं भी था अब पार्टनर हो गया। ये है पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। एक्चुअली पार्टनर नहीं है लेकिन लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे दी गई और इसने इनकार नहीं किया। ये क्या है? पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। पार्टनर बाय एस्ट्रोपल का लीगल इंप्लीकेशन क्या है, लीगल इफेक्ट क्या है? लॉ ये कहता है अब इस ट्रांजैक्शन के लिए जो इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे की गई कि मिस्टर E पार्टनर है, E भी पार्टनर ही समझा जाएगा। यानी ब्रांच मैनेजर का अच्छा मिस्टर E तो बहुत अच्छा, इसकी तो बिजनेस रेपुटेशन बहुत अच्छी है मार्केट में, चलो लोन दे देते हैं। अब इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे कि मिस्टर E पार्टनर है, बैंक ने लोन दे दिया, क्या बाद में बैंक ये लोन मिस्टर E से रिकवर करवा सकता है? क्वेश्चन ये है, क्या रिकवर करवा सकता है? इसका जवाब है यस, रिकवर करवा सकता है। लेकिन क्यों रिकवर करवा सकता है? मिस्टर E तो पार्टनर है ही नहीं,
मिस्टर ई तो पार्टनर है ही नहीं। मिस्टर ई कहेगा मैं तो पार्टनर नहीं हूं। लॉ क्या कहता है? कहता है पार्टनर नहीं हो तो उस वक्त चुप क्यों बैठे थे जब रिप्रेजेंटेशन दी जा रही थी कि तुम पार्टनर हो? यह है पार्टनर बाय स्टॉपर। ठीक है, इसे होल्डिंग आउट पार्टनर भी कहा जाता है। यानी अगर किसी बंदे को पार्टनर के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया और उसने इनकार नहीं किया तो लॉ उसे क्या ज्यूम करेगा? ये भी पार्टनर है और वो उन एक्ट्स के लिए लायबल होगा, फर्म के सारे एक्ट्स के लिए नहीं, उन एक्ट्स के लिए जो इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे किए गए कि ई पार्टनर है। क्लियर हुई है बात पार्टनर बाय स्टॉपर वाली? साइलेंट पार्टनर मैंने बता दिया। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ये कौन सा पार्टनर है? नाम से ही जाहिर है, नाम ही काफी है। क्या कौन सा पार्टनर है? जो सिर्फ शाहिद अफरीदी वाला नहीं, वो नहीं है। शाहिद अफरीदी वाला नॉमिनल पार्टनर है। मैं तो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली बात पूछ रहा हूं। शाहिद नॉमिनल पार्टनर कौन सा है? जो बराए नाम पार्टनर होता है, जिसका नाम यूज करते हैं, उसने फर्म में कैपिटल नहीं डाला। ये नॉमिनल पार्टनर समझा रहा हूं। अब आपने जिक्र छेड़ दिया तो पहले मैंने कहा नॉमिनल समझा दूं, बाद में पार्टनर प्रॉफिट ओनली की तरफ आऊंगा। नॉमिनल पार्टनर क्या? शाहिद अफरीदी, नाम काफी है। ठीक है, फर्म में कैपिटल नहीं डालता नॉमिनल पार्टनर, प्रॉफिट भी नहीं लेता, लेकिन उसका नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो बताइए प्रॉफिट तो नहीं, क्या प्रॉफिट में भी ना ले रहा, मैं भी ले रहा हूं, मैं भी ना ले रहा हूं। हालांकि सूली तौर पे डेफिनेशन ये कहती है, मुझे ना इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है कि डेफिनेशन कहती है प्रॉफिट शेयरिंग लाजमी है, लेकिन नॉमिनल पार्टनर उसने कहा है सम टाइम प्रॉफिट मिलता है शेयर, सम टाइम नहीं मिलता। चलो बहरहाल हम अज्यूम करते हैं कि इसको कुछ ना प्रॉफिट, लेकिन याद रखें प्रॉफिट मिले या ना मिले, लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड ही रहेगी, क्योंकि हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। ठीक है, अगर कोई पार्टनर कहता है मैं अपना प्रॉफिट का शेयर नहीं लूंगा तो ना ले चाहे प्रॉफिट का शेयर, लेकिन उसकी लायबिलिटी। नॉमिनल पार्टनर समझ आ गया। फिर पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ये कौन सा प्रॉफिट पार्टनर है? जो लॉस शेयर नहीं करता, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार होता है। मुझे बताइए प्रॉफिट शेयरिंग और लायबिलिटी शेयरिंग एक ही चीज है ना? फर्क है। प्रॉफिट शेयरिंग और होता है, लायबिलिटी लॉस शेयरिंग और लायबिलिटी शेयरिंग एक ही चीज है ना? नहीं, फर्क है। लॉस शेयरिंग और चीज है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बंदा लॉस शेयर ना करता, पार्टनरशिप में लॉस शेयर ना करता हो? पॉसिबल है, लेकिन उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। शाबाश, लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी उसके लिए। क्लियर हो गया बात? पार्टनर प्रॉफिट ओनली समझ आ गया? सब पार्टनर ही असल में पार्टनर है ही नहीं। जिस तरह मेरा दिल करता है कि नॉमिनल पार्टनर को भी इस लिस्ट से निकाल दूं, क्योंकि अगर नॉमिनल पार्टनर प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहा, नॉमिनल पार्टनर का सिर्फ नाम इस्तेमाल किया प्रॉफिट शेयर, तो फिर वो बाय डेफिनेशन पार्टनर ही नहीं रहता। लेकिन चूंकि आई कैप ने डाली हुई है, हम पढ़ते जाते हैं। सब पार्टनर भी लिखी बड़ी बात है, पार्टनर नहीं होता। ये क्या, इसको हम क्या नाम दिया? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। याद है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझाया था कि अगर कोई एक पार्टनर जरूरत के वक्त अपना शेयर किसी दूसरे को बेचना चाहे, क्या बेच सकता है? नहीं बेच सकता जब तक के दूसरे पार्टनर की कंसेंट ना हो, ऑल पार्टनर्स की। और अगर कंसेंट के साथ बेच दिया तो जिसको बेचा क्या वो ट्रांसफरी पार्टनर बन गया? बताया था ना, वो पार्टनर नहीं, डिस्कशन भी हुई थी डिटेल वाली क्लास में। तो सब पार्टनर से मुराद है पार्टनर का पार्टनर। सब ऐसे ही कहते हैं ना, पार्टनर का पार्टनर, सब पार्टनर। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यानी सब पार्टनर से मुराद क्या है? अगर कोई एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट, अपना शेयर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दे, इस दूसरे पर्सन को क्या कहेंगे? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो ये ट्रांसफर इंटरेस्ट पार्टनर तो नहीं बनता, लेकिन आईकैप ने लिखा हुआ पार्टनर की लिस्ट में सब पार्टनर के तौर पे हमने भी लिख दिया, ताकि कल आपको अगर पूछ ले कि बताइए लिस्ट टाइप्स ऑफ पार्टनर बताइए, आप बता सके कौन कौन से टाइप्स ऑफ पार्टनर है। एक्चुअल पार्टनर जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, लोगों को पता भी है। स्लीपिंग ना मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, ना लोगों को पता है। फर्क क्या हुआ दोनों में? ये रिटायर हो तो नोटिस देना जरूरी है, ये रिटायर हो स्लीपिंग तो नोटिस देना जरूरी है। पार्टनर बाय स्टॉपवेल जो एक्चुअली पार्टनर नहीं होता, लेकिन उसे रिप्रेजेंट किया जाता है लोगों के सामने कि ये पार्टनर है। ठीक है, अगर इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे थर्ड पार्टी ने एक्शन ले लिया हो तो ये पार्टनर लायबल होगा, एज्यूम किया जाएगा ये असल में भी पार्टनर है। साइलेंट पार्टनर जो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता। पार्टनर प्रॉफिट ओनली जो लॉस शेयर नहीं करता, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है। नॉमिनल पार्टनर बराए नाम, जिसका गुडविल के तौर पर सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों पार्टनर की, पार्टनर प्रॉफिट ओनली और नॉमिनल पार्टनर की लायबिलिटी बाकी पार्टनर्स की तरह अनलिमिटेड होती है। और सब पार्टनर है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, जिसको किसी एक पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट शेयर कर दिया हो, ऑफिशियली वो फर्म की उसको प्रॉफिट में से हिस्सा वगैरह मिलता रहेगा उसे ट्रांसफरी को, लेकिन एक्चुअली वो फर्म में पार्टनर नहीं है, उसका स्टेटस पार्टनर का नहीं होता, ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट का ही होता है। क्लियर हुई बात? सर ये सब पार्टनर मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकता? सब पार्टनर मैनेजमेंट में हिस्सा बिल्कुल भी नहीं ले सकता। सब पार्टनर को जो कुछ कहना है ना, ये देखें, ये ए है, बी, ये तीन पार्टनर है, बी ने अपना शेयर बेच दिया डी को, डी आके इन दो को कुछ नहीं कह सकता। ये कहेंगे भाई तुम हो कौन, भाग जाओ, हम तो तुम्हें जानते नहीं है। डी इस बिजनेस में पार्टिसिपेशन, मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकता, इसे सिर्फ पैसे वगैरह मिलेंगे। इसने अगर कुछ कहना है तो बी को जाके कहे,
इसका एग्रीमेंट डी का एग्रीमेंट बी के साथ हुआ है, बाकी पार्टनर्स के साथ नहीं हुआ। तो ये जो ट्रांसफर होता है ये मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता। जी क्या इसकी लायबिलिटी होगी कोई? भाई ये एक तो याद रखे, ये ट्रांसफर या ये पार्टनर नहीं है। पार्टनर तो बताइए लायबिलिटी इसकी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। शाबाश, जो पार्टनर ही नहीं है उसकी लायबिलिटी क्या आएगी? इसे सिर्फ वो इससे पैसों से गर्ज होती है, फर्म का जो प्रॉफिट आ रहा है वो मुझे मिलता रहे, जो फर्म वाइड अप हो तो मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए जो शेयर है। ना ये मैनेजमेंट में हिस्सेदार होता है ना इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि पार्टनर नहीं है। शाबाश। लेकिन यहां पे तो हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर में इसको पढ़ा क्योंकि ICAP ने लिखा हुआ है। क्लियर? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अच्छा, आज के लिए इतना काफी। लेक्चर हमारा थोड़ा छोटा है लेकिन मैं चाह रहा हूं कि क्वेश्चन की डिस्कशन है इसके बाद, और खाली क्लास हो तो क्वेश्चन की डिस्कशन को इतना मजा नहीं आता, तो इसलिए क्वेश्चन की डिस्कशन हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे। आप लोग तैयार होकर आइएगा और ये असाइनमेंट पढ़ के आइएगा। असाइनमेंट पढ़ के आइएगा। असाइनमेंट याद है ना? ये असाइनमेंट ठीक है, बुक में से 12 13 ICAP की बुक में एग्जांपल है 1929, 19 से लेके 29 तक। ये 19 एंड 29 नहीं है, 19 to 29 है। कल आके आप कहते हैं सर सही तरह देखा नहीं था। और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 ये अटेम्प्ट करके रिटर्न फॉर्म में करके आइएगा, ताकि कल जब हम डिस्कशन करें तो आप पार्टिसिपेट करें और उन क्वेश्चन से भी हमारी क्विक रिवीजन भी हो जाए करके। आपको पता है ना MCQ से भी क्विक रिवीजन हो जाती है और हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड में जो हम क्वेश्चन करते हैं उनसे भी क्विक रिवीजन हो जाती है। ठीक है जी, तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।